देखिए, उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अखिलेश यादव इसको बार बार उठा भी रहे हैं। अब इसे कितना जल्द सरकार दुरुस्त करती है, देखने वाली बात है। मायावती भी एक्टिव हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्शन में नजर आ रही हैं। मायावती ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक की है। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद हैं। ये बैठक इसलिए भी खास है कि इसके बाद मायावती विधानसभा चुनाव के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती हैं। बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं से पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी ली है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। बैठक में मायावती ने अलग अलग जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों को बूथ बूथ जाकर मेहनत करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि आप लोग जाइए, एक एक कार्यकर्ता हमारा जो विधानसभा सेक्टर का है उसको जो है पोलिंग बूथ कंप्लीट कराना है। पोलिंग बूथ कंप्लीट और सेक्टर कंप्लीट करके विधानसभा स्तर पर उसको जो है पूरी तरीके से तैयार करना है। उसी के दम पर हमें आने वाले 2027 में जिस तरीके से वर्तमान की सरकार है, यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। आप देख रहे हैं पढ़े लिखे एमए बीए पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जनता त्राह त्राह कर रही है, महंगाई से जनता बेहाल है। आने वाले 2027 में हम लोग 2027 में आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। चलिए, ये बात है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह तो कम से कम भरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो मायावती की पार्टी जो चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखना, उनका मनोबल बढ़ाना भी पार्टी के नेता के लिए जरूरी है। अब पार्टी के नेता कम से कम कह तो रहे हैं कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 2027 में, लेकिन अगर मायावती एक्टिव होती हैं, अगर यहाँ से वाकई में उनके कार्यकर्ता काम करते हैं और उनका जो वोट बैंक धीरे धीरे करके उनसे छिटक रहा है, उनके साथ इंटैक्ट होता है, तो किसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी समीर जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है सबसे बड़ी मुसीबत तो अखिलेश यादव के लिए होगी। पीडीए तो अखिलेश यादव ने कहा था और अखिलेश यादव को उसका फायदा मिला था। जिस मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, उस मायावती की हालत है कि आज की तारीख में उनके पास एक एमएलए है और राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में आपके पास कोई सांसद नहीं है। पूरा वोट बैंक आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, जाटव वोट बैंक आपके पास बना हुआ है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से लगातार एक निष्क्रिय राजनीति लगातार की सत्ता से बाहर होने के बाद, और मुझे लगता है उसका पूरा बेनिफिट अखिलेश यादव को मिला है। और अखिलेश यादव ने जो पीडीए ने तो प्रदर्शन किया है, पीडीए की दम पर कि 37 सीटें लोकसभा में जीती है, उसमें मायावती का भी बड़ा योगदान है उनका वोट बैंक का। अब क्या मायावती वापस वो वोट बैंक अखिलेश से लेने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है मायावती को। मायावती अब भले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को एक्टिव करे, मायावती खुद उम्मीदवार पहले समय से पहले डिक्लेयर कर दे, मायावती खुद चुनाव प्रचार के लिए जाए। अब इस बात की बहुत संभावना है कि मायावती से जो वोट बैंक गया है वो लौट कर आएगा, क्योंकि अब यह कहा जाता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बीजेपी के हिसाब से वो काम करती है। तो अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। लेकिन ये बात भी सही है, अगर मायावती, अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस से कुछ नेता गए थे मायावती से मिलने, तो दरवाजे से मायावती ने लौटा दिया, दरवाजा नहीं खुला। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तुलना में मायावती से गठबंधन करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस मिलकर कोई चुनाव लड़े? मुझे लगता है कि मायावती तो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर मायावती का संगठन अच्छे से काम करता है और मायावती की अपील जनता के बीच में काम करती है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान मुझे लगता है अखिलेश यादव के पीडीए को होगा और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लगातार कमजोर हो रही है मायावती, और फिर भी मायावती जरूरी क्यों है इंडिया अलायंस के लिए? कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं हर्षवर्धन जी, गेट खुलता नहीं है, और जो मायावती को जानते हैं उनसे बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना पहले सूचना दिए मिले, ऐसा मुनासिब है नहीं। तो क्या सिर्फ फोटो ऑप के लिए आप गए थे, बताने के लिए गए थे कि हम गए हैं बहन जी के पास? नहीं, मुझे तो बड़ा बचकाना लगा। वो मायावती जी को जो जानता है, अपॉइंटमेंट के बाद कितनी देर में मुलाकात होगी ये समझ पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग जाते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, तो 3 कमरे के बाद जाके कब मिल पाएंगे, या वो स्वयं 3 कमरा पार करके कब आएंगी, यही कठिन होता है। फिर भी वो किया गया, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग मानता हूँ। उनको पता था कि गेट नहीं खुलेगा, उनको पता था कि मायावती जी नहीं मिलेंगी, वो संदेश देना चाहते थे। लेकिन क्या इस तरह के संदेश से कांग्रेस से कोई लाभ होगा? मुझे नहीं लगता। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एकदम से एक पक्षी मसला नहीं है। मैं इस वाले विमर्श से थोड़ा सा इतर जाता हूं कि मायावती जी एक्टिव होंगी, बहुत मजबूत होंगी, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को नुकसान होगा। मायावती अगर फिर से थोड़ा ताकत में आती हैं तो कई जगहों पर विकल्प के तौर पर लोग मायावती जी को भी देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, जब राजनीति होती है, 2007 में इसी उत्तर प्रदेश ने मायावती को पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी थी। तो यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को नुकसान होगा, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं होता। हाँ,
शुरुआती अगर कहेंगे तो आप मुसलमान वाला कहेंगे तो वो अगर ताकतवर होंगी तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान होगा। लेकिन अगर दूसरी जगहों पर चोट मायावती जी ने की और वो बड़ी होती हैं तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता की बात होगी। क्योंकि एक बात समझिए, सीट के ग्राफ के तौर पर बीजेपी अप नहीं गई है, स्लाइड ही हुई है, नीचे लुढ़की है। और ऐसे में मायावती का यहां से अपने आप को रिवाइवल देना, विजय जी, ये कितना चुनौतीपूर्ण है मायावती की पार्टी के लिहाज से? आज आपने बैठक तो कर ली, अक्सर हम यही देखते हैं कि मायावती को या तो बयान जारी करती हैं या तो प्रेस के सामने अपना बयान देती हैं या कार्यकर्ताओं से थोड़ा बहुत बात करती हैं। अब जब उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, क्या यहाँ से रिवाइवल संभव है मायावती की पार्टी का? समीर जी ने भी बहुत विस्तार से बहुजन समाज पार्टी पर बात की है, विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन असल उसमें क्या है, एक कहावत मुझे याद आई कि जाके पैर ना फटे विवाई, वो का जाने पीर पर है। समीर जी को मायावती जी की पीर पता ही नहीं है। हर्ष जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। अरे बीजेपी की चिंता की वजह से तो वो बैठी हुई हैं घर पर। तो इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उस उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मायावती जी की राजनीति को समझिए। और अखिलेश जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अखिलेश जी का और मायावती जी का वोट बैंक ही बिल्कुल अलग अलग है। वो वोट बैंक बिल्कुल नहीं, जाटा वोट पे कॉमन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फर्क उन पर पड़ेगा। वो वोट बैंक कांग्रेस को नुकसान कर सकता है कि कांग्रेस उसका वोट बैंक हो। बीजेपी का वोट बैंक हो गया जो शिफ्ट होकर मायावती जी से बीजेपी के पास चला गया है। तो उन दोनों को लेकर कैसे होगा? लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं वहां पर थोड़ा सा ये पावर डिस्ट्रिब्यूशन चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मायावती जी को बहुत एक्टिव होकर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ेंगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जैसे मैं बंगाल के चुनाव को कहता था कि वहां भी कांग्रेस और लेफ्ट नहीं है, यहाँ भी इसकी संभावना बहुत कम मुझे लगती है। मायावती जी को आपको याद है कितने समय पहले आपने उनको बाहर किसी रैली में देखा है? नहीं देखा। तो जो नेता मैदान पर नहीं आएगा वो मैदान में लड़ेगा कैसे? ठीक है सर, अगली खबर की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने लुटियन दिल्ली के प्रतीक पर एक और चोट की है। सरकार ने जिमखाना क्लब परिसर 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। केंद्र ने 27.3 एकड़ में फैले इस क्लब को रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अहम कार्यों के लिए जरूरी बताया है। जिमखाना क्लब का पता 2 सफदरजंग रोड है जो पीएम हाउस के बेहद करीब है। इसे सरकार ने 1928 में जिमखाना क्लब को लीज पर दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ध्यान देश का भला करने की जगह जमीन कब्जाने की ओर सरकार का ध्यान है। अब देखिए, संजय सिंह इसे अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इस खबर का मतलब क्या है? संगीत जी, सरकार अगर ले रही है जमीन को तो क्या नियत है, क्या मंशा समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिमखाना क्लब है क्या। ये दिल्ली के सबसे बड़े जो रईस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेज, पत्रकार, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इन लोगों का एक क्लब है। लाइजनर, बिल्कुल सही बोले। और ये लोग जो हैं वो देश की गरीबी के बारे में सोचते हैं, देश की अशिक्षा के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो शराब की बोतल और बियर की बोतल के साथ सोचते हैं। तो उसमें बड़े बड़े पॉलिसी भी तय होते हैं, सरकार के लोग भी उसमें कई शामिल बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो भी होते हैं। सरकार ने कहा है कि भाई ये सुरक्षा के एक लीज पर ये दिया गया था और क्लॉज 4 का इस्तेमाल करते हुए हम उसको वापस ले लेते हैं। 1000 रुपए देते थे सर ये। हाँ, मजेदार बात है जो समीर जी ने कहा। 1000 रुपए सिर्फ, मतलब 27 एकड़ का किराया कितना देते हैं मालूम में? 1000 रुपए साल में 100 रुपए महीना भी नहीं। 1000 रुपया यानी 100 रुपये भी नहीं पर मंथ। और सोचो सुविधाएं कैसी हैं कि आप वहां पर जाकर के आप गोल्फ खेल सकते हैं, अच्छा स्विमिंग पूल है, अच्छा क्लब बना हुआ है। और यदि पढ़ा लिखा कोई आदमी चाहे जी, कोई और चाहे पत्रकार, तो उनको नहीं मिलेगा। इस पर जैसे होता है ना, एक हरिशंकर परसाई का लेख, मुझे एक लेख याद आ जाता है, कहानी आ जाती है कि बुद्धिजीवी लोग जो है वो पूरा का पूरा अपना एक मकान बनाया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और अंदर सब बैठ गए। अब जिसको भी आना है वो खिड़की के सुराख से जो छोटा सा सुराख खोल दिया, उसी सुराख से होकर के अब आप आ सकते हैं, उसके बाकी सब बंद रख दिया। तो राहुल गांधी को भी उस सुराख से आया है तो 2006 में मिला। तो जब राहुल गांधी को 2006 में मिला जी, तो आप सोच सकते हैं हम जैसे लोगों के कभी नसीब में हो ही नहीं सकता है वो।